ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन असाइनमेंट में, विच ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड वुड कोरस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो क्या आंसर होगा इसका, प्लीज राइट इन योर चैट सेक्शन। हम इसको अगर डायग्राम में शो करें तो विच ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल इज स्टेबल कोरस्पॉन्डिंग टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो हमने पढ़ा था डाइपोल इन द यूनिफॉर्म फील्ड experience torque and torque is given as Pe sin theta. Now this torque is zero when theta angle is 0 degree. Secondly, dipole has some potential energy in the uniform field and this potential energy is minus Pe cos theta. So this potential energy is minimum when theta angle is 0 degree and this is corresponding to stable इक्विलिब्रियम। तो जब एक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी फील्ड में मिनिमम होता है उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि आप स्टेबल इक्विलिब्रियम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आप ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस बनाएंगे इस तरह से, और ये यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस को आप यहाँ पे एक डाइपोल को रख देंगे इसके अंदर, और ये होता है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इस तरह से रख देंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर, डाइपोल मूवमेंट माइनस से पॉजिटिव साइड होता है, ये पी वेक्टर माइनस चार्ज से प्लस। सो ये पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था, उसमें हमने पढ़ा कि डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस separated by some distance. Charges are equal and opposite like minus q plus q, and this is the center of dipole, and from the center let this positive charge is at distance a and the negative charge is at also distance a. So the total distance of separation between the two is pos 2a. Now what is dipole moment? Dipole moment shown by p vector is the product of any charge, either value of charge, to the length of the dipole, to the length of the dipole, charge into length of dipole. So here charge is suppose q, any one charge you have to take only the magnitude, and the length of dipole meaning distance between the two charges. So it is q multiplied by 2a. Now charge is measured in coulomb and distance in meter, so coulomb meter is its SI unit. देखिए एक चार्ज q is placed, क्वेश्चन नंबर 3, चार्ज q is placed at center of a cube of side L. We want the flux through each phase. तो इसके लिए हम देखिए इस तरह से पहले एक क्यूब यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्यूब हो गया, और अब इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज q रख दिया हमने। अब क्यूब के 6 फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 ये आगे और 6 यहाँ पीछे। सो हमें कैलकुलेट करना है फ्लक्स थ्रू एनी वन फेज। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, यहाँ पे हम गॉस थ्योरम लगाएंगे क्योंकि चार्ज इस क्यूब के अंदर है और क्यूब हो गया यहाँ पे गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो यहाँ आपको गॉस थ्योरम लगाना होगा। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, फ्लक्स इज चार्ज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट, ये होता है हमारा टोटल फ्लक्स, चार्ज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। सो टोटल फ्लक्स, ये 6 फेसेस में से फ्लक्स हो गया हमारा चार्ज डिवाइडेड एप्सिलॉन नॉट। नाउ फ्लक्स थ्रू एनी वन फेस, फ्लक्स थ्रू
any one phase is total flux divide 6. So q by 6 epsilon naught. Total flux divide by 6, that becomes flux through any one phase. Now read question number 4th. Question number 4th. ठीक है, तो ये एक नंबर लाइन हमने यहाँ ले लिया, ये ओ उसका ओरिजिन पॉइंट हो गया। और सपोज यहाँ पर ये एक पॉइंट ले लिया मैंने A0, 2A0, सपोज इट इज 3A0 एंड देन इट इज 4A0। सो एक चार्ज -2q A0 पर है, तो यहाँ हमारा एक चार्ज है -2q, और 4A0 पर हमारा चार्ज है q। अब हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए स्फीयर ऑफ द रेडियस 3। अगर स्फीयर का रेडियस 3 है तो उसका ये रेडियस होगा, ये स्फीयर का रेडियस होगा 3a, सेंटर्ड एट ओरिजिन, और यहाँ स्फीयर का सेंटर है। तो आपका स्फीयर जो होगा कुछ इस तरह से आपका स्फीयर यहाँ पर बनेगा लाइक दिस। ये हमारा स्फीयर बन गया। इसमें से हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सो इस स्फीयर को हम यहाँ पर बोलेंगे गॉसियन सरफेस। क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। और गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें गॉसियन सरफेस चाहिए होती है, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो द टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस यू आर सीइंग, कितना चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। देखिए ये सिर्फ -2q आ रहा है, और ये जो q है ये उस गॉसियन सरफेस से बाहर है, आउटसाइड है। सो बाहर वाले चार्ज को हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज को कंसीडर करना है, विच इज -2q। सो वी राइट हियर -2q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस। ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर 5th क्वेश्चन में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है दो चार्जेस में। चार्जेस का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻7 कूलम, और उनमें डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर इन एयर। सो वी राइट Q1 फर्स्ट चार्ज मैग्नीट्यूड which is 2 × 10⁻7 coulomb, Q2 second charge magnitude which is also 2 × 10⁻7 coulomb, distance between charges 30 centimeter, changing it into meter it is 0.3 meter, and medium between the charges is air. So when air is between the charges, you take permittivity as epsilon naught, and 1 by 4 pi epsilon naught has value 9 × 10⁻9 for air or vacuum between the charges. So this is the scenario। यहाँ पर ये दो charges हैं Q1, Q2, और इन दोनों में यहाँ कुछ distance है, let this distance is d। So ये चार्ज हम A और ये B पॉइंट ले लेते हैं। सो अब हम इनमें फोर्स कैलकुलेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। So according to the Coulomb's law, force between the charges is given as K Q1 Q2 divide d square. So in this equation you have to take only the magnitude of these charges. So the force is 9 × 10⁻9. This K has value 9 × 10⁻9 into Q1 magnitude 2 × 10⁻7 into Q2 magnitude which is 2 × 10⁻7 divide distance which is 0.3 square. So you can solve this value and you can find force. Since the two charges both charges here are positive, so after finding the magnitude of force you will write that force is repulsive in the nature. ठीक है, repulsive in the nature because because charges here both are positive, so force is repulsive in nature. क्वेश्चन है व्हाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। सो सपोज आपके पास ये एक कोई कंडक्टिंग बॉडी है, ये आपने एक कंडक्टर लिया और आपने इसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया। सो लिए यहाँ पर ये कुछ एक्सटर्नल फील्ड लाइंस हैं और ये हमारे पास एक कंडक्टर है। सो ये हमने दिखा दिया एक्सटर्नल फील्ड लाइंस। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड
अब कंडक्टर के अंदर, inside the conductor there is a large number of free electrons available. Conductor have large number of free electrons. ठीक है, फॉर योर रेफरेंस 1 मीटर क्यूब कंडक्टर में भी 10⁻28 तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. सो इतने लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं. ऑल दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ एक्सटर्नल फील्ड. तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एक्सटर्नल फील्ड से फोर्स लगता है, और आपने फोर्स का इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ड्यू टू दिस फोर्स दे मूव opposite to field. They move opposite to the field. So यहाँ कंडक्टर के अंदर यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, अब जैसे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो यहाँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे अपोजिट टू फील्ड जाकर इस कंडक्टर के एक एंड पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं. सपोज ए बी एंड पर यहाँ नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो गए. सो कंडक्टर का जो सी डी एंड होगा वो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए यहाँ, सो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठे हो गए. सो उनके एक्यूमुलेशन के कारण ये वाला एंड हमारा नेगेटिव चार्ज हो गया. सो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव give rise to another field in direction positive to negative. यानी CD से AB के साइड हमारे पास यहाँ एक और फील्ड बिल्ड हो जाएगा. इस फील्ड को हम कहते हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड फील्ड. इंड्यूस्ड फील्ड. सो अब आप देखते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन, ये एक्सटर्नल फील्ड है, और इंड्यूस्ड फील्ड का डायरेक्शन, ये सपोज इंड्यूस्ड फील्ड है, दोनों ही अपोजिट हैं. क्योंकि इस कंडक्टर में बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे, देयर इज द लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, तो उसके कारण होता ऐसा है कि इस एक्सटर्नल फील्ड का मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड फील्ड के मैग्नीट्यूड से भी इक्वल हो जाता है, और डायरेक्शन में दोनों ही अपोजिट हैं. सो एक्टिंग अपोजिट बट इक्वल इन द मैग्नीट्यूड. एज ए रिजल्ट जब ऐसा होगा कि ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट होगा कि ये दोनों फील्ड्स कैंसिल कर जाएंगे, और एज अ रिजल्ट नेट फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, net field inside the conductor would be 0 now, is equal to 0. So this is a very important question. Why should electrostatic field be 0 inside a conductor? So we find the reason that inside conductor there is an induced field. When we put that conductor in presence of external field, there is some induced field. The induced field being equal in magnitude to the external field, opposite in the direction. The two field add up to 0, and we get the net field inside the conductor as 0. अब हमें गिवन क्या है यहाँ पे? डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो सबसे पहले हमें फ्लक्स का डेफिनेशन डिफाइन करना है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, number of electric field lines passing normally through unit area, passing normally through unit area, passing normally through unit area. आप ये डेफिनेशन के साथ साथ मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. सो दोनों ही यहाँ पर करेक्ट माने जाएं. फिर देन इट्स एसआई यूनिट, बिकॉज नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वॉल्व एंड एरिया इज इन्वॉल्व. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन बाय कूलम्ब, एरिया मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर मल्टीप्लाइड मीटर स्क्वायर. एज ए रिजल्ट इट इज वोल्ट मीटर. सो ये आप इसका यूनिट लिख सकते हैं. Second part of question is charge Q is enclosed by a sphere of radius R. Radius is to half. How would the flux through the surface now changes? So ये हमारे पास एक sphere है.
सपोज इस स्फीयर का रेडियस हमें r गिवन है क्वेश्चन में ना, और इसके सेंटर पर एक q चार्ज है. So now what is the flux through this sphere? First we calculate flux through the sphere. Flux through sphere. It is charge divide epsilon naught. It is flux through sphere. Now what happens if the radius becomes half? If radius becomes half, no change in flux is observed. No change of flux. If radius becomes half. Why no change of flux? Because flux we see depend upon the magnitude of charge here q and epsilon नोट. हमने ना तो यहाँ चार्ज को चेंज किया है क्यू को, और ना ही यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नोट को चेंज किया है. तो जब ये दोनों फैक्टर हमारे चेंज नहीं हो रहे, तो रेडियस पर फ्लक्स डिपेंडेंट नहीं है. उसको हाफ करें या उसको डबल करें, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा. मींस अगर मैं इस स्फीयर को थोड़ा सा यहाँ पर हाफ कर देता हूँ, लाइक दिस, ऐसा हाफ कर देता हूँ ये, तब भी मेरे फ्लक्स में कोई चेंज तो नहीं होगा ना, क्योंकि रेडियस इस समय भी r ही r/2 है और उसके अंदर चार्ज अभी भी q ही एनक्लोज्ड है.